Good morning, everyone. Today I am going to talk about a topic colloids of physical chemistry. तो सबसे पहले हम colloids के साइज से ही शुरू करते हैं. जो colloids के पार्टिकल का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से तो बड़ा होता है, लेकिन जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल के साइज से कम होता है. फॉर एग्जांपल colloid हम किसे कह सकते हैं. हम किसी बीकर में थोड़ी मिट्टी ले लेते हैं और उसके अंदर वाटर डाल देते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन सा बना लेते हैं. थोड़ी देर में हम देखेंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, उसे हम कहते हैं सस्पेंशन. और जो अगर हम एक दिन भी उसको रख दें तो वो मिट्टी नीचे रह जाएगी, लेकिन जो उसके ऊपर भी वाटर रह गया वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स अभी भी हैं जो सेटल डाउन नहीं हुए. उस जो ऊपर का जो सॉल्यूशन बच गया उसे हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन. और ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन जैसे हम शुगर ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है. वो पार्टिकल्स हमें अलग अलग नहीं दिखते, सेम कंपोजिशन के अंदर होते हैं वो हर जगह पे, तो उन्हें हम ट्रू सॉल्यूशंस कहते हैं. तो हम देख सकते हैं जो पार्टिकल का साइज़ होता है कोलॉइड्स का वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से कम होता है. और जो कोलॉइड्स की रेंज होती है पार्टिकल्स की वो होती है 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम तक की. अभी नॉर्मली सॉल्यूशंस में तो हम कह देते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट. जो भी चीज़ कम अमाउंट के अंदर होती है उसे हम कह देते हैं सोल्यूट, जो ज़्यादा के अंदर होती है उसे कह देते हैं सोलवेंट. लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं उसके अंदर हम सोल्यूट और सोलवेंट को यूज़ ना करके उनकी जगह पे हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम यूज़ करते हैं. सोल्यूट को रिप्लेस करके हम डिस्पर्स्ड फेज कह देते हैं और सोलवेंट को रिप्लेस करके हम डिस्पर्जन मीडियम कह देते हैं. अभी हम देखते हैं तीन चीज़ों के बारे में, सोल्स, जेल्स एंड इमल्शियंस. सोल्स क्या होते हैं? सॉलिड्स इन लिक्विड्स. जेल क्या होते हैं? लिक्विड इन सॉलिड. और इमल्शन क्या होते हैं? लिक्विड इन लिक्विड. अभी क्या है, हम डिफरेंस देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीच में. हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ उठाएंगे और उनके बारे में देखेंगे कि इन तीनों में क्या अलग अलग चीज़ें. जो नेचर होता है, सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन का देखते हैं. उसका नेचर होता है होमोजीनियस, मतलब वो हर जगह पे सेम कंपोजिशन के अंदर प्रेजेंट है. जो सस्पेंशन होता है वो होता है हेट्रोजीनियस, मतलब उसके कंपोजिशन हर जगह पे सेम नहीं होती है, कहीं थोड़ी अलग, कहीं कुछ अलग, कहीं अलग. और कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, वो दिखते तो ऐसे हैं कि वो होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअल में होते हैं हेट्रोजीनियस. तो हमने उनका नेचर देखा. ट्रू सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है? होमोजीनियस. सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस. कोलॉइडल सॉल्यूशंस का वो हमें दिखते हैं होमोजीनियस जैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस. अभी पार्टिकल का साइज़, जैसे हमने कोलॉइडल की रेंज देखी थी 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम तक, तो ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है. जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो 1000 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा होता है, मतलब 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है. और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसकी रेंज 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है. मतलब यहाँ पे सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देखते हैं तो भी हमें वो बहुत मुश्किल ही दिखते हैं या फिर दिखते ही नहीं हैं. और जो ये उस एनिमल मेम्ब्रेन से भी ये पास हो जाते हैं. लेकिन जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नेक्ड आइज से भी दिख जाते हैं. और जो कोलॉइडल के सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नेक्ड आइज से दिख भी जाते हैं और नहीं भी दिखते तो माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं. अभी सेडिमेंटेशन देखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लेके चल रहे हैं इन तीनों के डिफरेंस के लिए वो है सेडिमेंटेशन. जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उसे चाहे हम एक दिन के लिए रख दें, 2 दिन के लिए रख दें, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते. वो सॉल्यूशन के अंदर वैसे के वैसे प्रेजेंट रहेंगे और हमें सॉल्यूशन वैसा ही दिखेगा, हमेशा ट्रांसपेरेंट. अभी सस्पेंशन देखते हैं. सस्पेंशन के पार्टिकल्स वही, हमने वाटर और सैंड को मिक्स किया था तो बिल्कुल 1-2 मिनट के बाद ही सैंड जो होती है वो नीचे बैठनी शुरू हो जाती है, तो वो क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं. और जो कोलॉइडल के पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होते. इसी का एग्जांपल हमने लिया था. अगर एक दिन के लिए हम उस मिट्टी और वाटर को एक साथ रख दें तो जो सैंड होगी वो नीचे चली जाएगी, लेकिन जो ऊपर भी जो सॉल्यूशन बचा हुआ है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो हमें डर्टी दिखाई देता है. मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स तो हैं और वो सेटल डाउन नहीं हो रही, चाहे हमने सारा दिन उसे रख दिया, 2 दिन रख दिया, तो उन्हें कहते हैं हम कोलॉइडल. तो कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी सेटल डाउन नहीं होते. फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़ कैसे होते हैं? जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो क्विकली डिफ्यूज़ हो जाते हैं उसी टाइम पे. सस्पेंशन होते हैं वो अनेबल टू डिफ्यूज़, वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं. और जो कोलॉइडल के हैं वो डिफ्यूज़ तो होते हैं लेकिन स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं वो.
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है विजिबिलिटी। जैसे हमने बात कर ली थी, जो ट्रू सॉल्यूशंस है वो हमें नहीं दिखाई देते, तो वो इनविजिबल होते हैं। जो सस्पेंशन के होते हैं वो विजिबल होते हैं और नेक्ड आई से भी दिख जाते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिख जाते हैं। और जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर हम इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है फिल्ट्रेबिलिटी। दो चीज़ों से हम किसी भी सॉल्यूशन को दो चीज़ों से पास करके देखते हैं, एक तो फिल्टर पेपर से और एक एनिमल मेम्ब्रेन से। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाता है, तो वो दोनों से इजीली पास हो जाता है। जो सस्पेंशन होता है वो तो ना ही तो वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास होता है और ना ही वो फिल्टर पेपर से पास होता है। और जबकि जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें क्या होता है, फिल्टर पेपर से तो वो पास हो जाते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से वो पास नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से हमने इन तीनों की फिल्ट्रेबिलिटी देखी। नेक्स्ट देखते हैं अपीयरेंस। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, हम कुछ भी बना के रखते हैं, सॉल्ट इन वाटर ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, जब हम उसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट ही नज़र आता है हमें। और जो सस्पेंशन होता है वो बिल्कुल ओपेक होता है, उसके आर पार हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता है। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो ना ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और ना ही बिल्कुल ओपेक होते हैं, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट, मतलब हमें बहुत धुंधला धुंधला कुछ दिखाई देता है उनके अंदर से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। और थर्ड, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। यस, तो फर्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। यहाँ पे क्या होता है, 8 टाइप का कोलोइडल सिस्टम पॉसिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्पर्स्ड फेस, फिर डिस्पर्स्ड मीडियम कि किसके अंदर हमने क्या मिलाया है और उस टाइप के कोलोइड को हम क्या कहेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड इन सॉलिड। जो सॉलिड इन सॉलिड होते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉलिड सोल। और इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो क्या होता है, कुछ कलर्ड ग्लासेस हो गए, जेम्स हो गए या स्टोन्स हो गए। नेक्स्ट जो है वो होता है सॉलिड इन लिक्विड। ये सेकंड टाइप है। जब हम सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सोल्स। फॉर एग्जांपल पेंट्स, सेल्स, फ्लूइड्स। थर्ड टाइप जो है कोलोइडल सिस्टम का वो है सॉलिड्स इन गैस। और वो कौन सा टाइप है कोलोइड्स का, एरोजोल। उन्हें हम कहते हैं एरोजोल। फॉर एग्जांपल स्मोक एंड डस्ट। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है लिक्विड इन सॉलिड। दिस टाइप ऑफ कोलोइड इज नोन एज जेल। और इसके एग्जांपल्स हैं चीज़ बटर, जेलीज। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, जिसे हम इमल्शन कहते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं मिल्क, हेयर क्रीम एट्सेट्रा। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस। गैस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरोजोल। यहाँ हम देखते हैं एरोजोल हमने दो को कहा है, सॉलिड इन गैस को भी हमने एरोजोल कहा था और लिक्विड इन गैस को भी हमने एरोजोल कहा है। लिक्विड इन गैस के जो एग्जांपल्स हैं वो है फोस्ट, फॉग, मिस्ट, क्लाउड एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं हम गैस इन सॉलिड, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड सोल। फॉर एग्जाम्पल प्यूमिस स्टोन, फोम रबर एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड, और दिस टाइप ऑफ colloid is known as foam. For example, froth, whipped cream, etc. तो इस तरीके से हमने देखे 8 टाइप ऑफ colloidal systems that are possible. Next classification is on the base of nature of interaction. इंट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है लायोफोबिक कोलोइड्स। लायो का मतलब होता है लिक्विड और फोबिक का मतलब होता है हीटिंग। जो इसका सेकंड है वो है लायोफिलिक कोलोइड्स। लायो का मीन्स वही लिक्विड और फिलिक का मतलब लविंग, मतलब ये कोलोइड्स होते हैं जो लिक्विड लविंग होते हैं, और लायोफोबिक होते हैं जो लिक्विड हीटिंग कोलोइड्स होते हैं। तो लिक्विड हीटिंग को हम देखते हैं पहले। व्हेन मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स सिंपली मिक्सड विद डिस्पर्जन मीडियम दे डोंट फॉर्म कोलोइड्स। जब भी कोई मेटल्स होते हैं और उनके सल्फाइड्स होते हैं उनको हम नॉर्मली मिक्स कर देते हैं डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, तो वो कोलोइड्स फॉर्म नहीं करते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं, नीड स्टेबिलाइजिंग टू प्रिजर्व देम,
इरिवर्सिबल, ये लायोफोबिक की प्रॉपर्टीज़ हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, फेरिक हाइड्रोक्साइड, AS2S3 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है लायोफिलिक कोलोइड्स, जिसे हम कहते हैं लिक्विड लविंग, डायरेक्ट फॉर्म्ड बाय सब्सटेंस लाइक गम, जेलेटिन, रबर एट्सेट्रा ऑन मिक्सिंग विद सुटेबल लिक्विड, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेल्फ स्टेबलाइजिंग है, रिवर्सिबल सोल्स हैं, और इनके एग्जांपल्स जो हमने देख लिए, गम, जेलेटिन, स्टार्च, एल्ब्यूमिन इन वाटर। थर्ड वे जो क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। फर्स्ट है मल्टी मोलिकुलर कॉलोइड्स, कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हुज डायमीटर इज लेस देन 1 नैनोमीटर। मतलब चाहे जो एटम्स होते हैं या छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, वो आपस में मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं और एग्रीगेट बना देते हैं, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सेकंड, मैक्रोमोलिकुलर colloids. In these colloids, the molecules have sizes and dimensions comparable to colloidal particles. Example क्या इनके, proteins, starch, cellulose. Third है associated colloids. At low concentrations behaves as normal strong electrolytes. At higher concentrations exhibit colloidal state properties due to the formation of aggregated particles, जिसे हम कहते हैं micelles. The formation of micelles take place only above a particular temperature called Kraft temperature and above a particular micelle concentration called the critical micelle concentration. इनके examples हम देख सकते हैं soaps and detergents. अभी हम difference देखते हैं multimolecular colloids, macromolecular colloids and associated colloids में। Multimolecular colloids में क्या होता है, formed by aggregation of large number of atoms or molecules with diameter less than 1 nanometer. ये एग्रीगेशन से फॉर्म होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के जो 1 नैनोमीटर से कम साइज होता है उनका। जो मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स से ही फॉर्म होते हैं वो। और जो एसोसिएटेड कॉलोइड्स होते हैं वो होते हैं फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जो मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स हैं वो होते हैं लायोफिलिक इन नेचर। जो मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स होते हैं वो होते हैं लायोफोबिक इन नेचर। और जो एसोसिएटेड कॉलोइड्स होते हैं वो होते हैं बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीमोलिकुलर जो कॉलोइड्स होते हैं उनका जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है इंटरमीडिएट, जबकि जो मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स का होता है उनका हाई मोलिकुलर मास होता है। और जो एसोसिएटेड कॉलोइड्स होते हैं उनका भी हाई मोलिकुलर मास होता है। जो मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स होते हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। जो मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से ही पकड़े जाते हैं। जो एसोसिएटेड कॉलोइड्स होते हैं उनके अंदर जो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। मतलब जो एसोसिएटेड कॉलोइड्स होते हैं उनके अंदर वंडरवॉल जो फोर्स है वो बढ़ता है कि जब उनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। अभी हम देखते हैं कि हम कॉलोइड्स को प्योरीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है वह है डायलिसिस। इन दिस प्रोसेस द कॉलोइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, मेनली क्या होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, बाय द डिफ्यूजन थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन सच एज पार्चमेंट, कोलोइडन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसके अंदर क्या होता है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायलिसिस प्रोसेस विच इज एक्सेलरेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सो आयंस माइग्रेट फास्टर देन द कॉलोइड्स। नेक्स्ट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। In this process, the colloidal particles are separated by a process of filtration through a filter paper, which is impregnated with gelatin or colloidin, followed by hardening in formaldehyde. अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। वो क्या है, Tyndall effect. When a beam of light falls at right angles
to the line of view through a solution, the solution appears to be luminescent and due to scattering of light, the path becomes visible. ये था Tyndall effect. Quite strong in lyophobic colloids while in lyophilic colloids it is quite weak. जो सेकंड है वो है ब्राउनियन मूवमेंट. ब्राउनियन मूवमेंट किसे कहते हैं? जो जिगजैग मोशन होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का, उन्हीं को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. Next is electroosmosis. Molecules of dispersion medium are allowed to move under influence of electric field. Next, coagulation or flocculation process. Process which involves coming together of colloidal particles so as to change into large sized particles which ultimately settle as a precipitate or float on surface. It is generally brought about by addition of electrolytes. The minimum amount of electrolyte that must be added to 1 liter of colloidal solution so as to bring about complete coagulation or flocculation is called coagulation or flocculation value. Smaller is the flocculation value of an electrolyte, greater is the coagulation or precipitating power. Thank you.